हेलो स्टूडेंट्स। आज एक नया लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम सर्किट एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ ली थी, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में लीनियर इम्पीडेंस की डेफिनेशंस देखी थी, या फिर हमने लीनियर इम्पीडेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो लीनियर इम्पीडेंस क्या होता है? लीनियर इम्पीडेंस वो होता है जिसमें अगर धारा की दिशा बदल दें तो प्रतिबाधा का मान ना बदले, अर्थात धारा और प्रतिबाधा में एक सीधी रेखा प्राप्त हो, या हम कहें कि जो एक तरह से जो धारा और प्रतिबाधा के या वोल्टेज या धारा में जो रिलेशन है, वोल्टेज या धारा में जो रिलेशन है वो हमें एक जो कर्व जो प्राप्त होगा वो ओम के नियम में जो कर्व प्राप्त होता है उस तरह का कर्व हमें प्राप्त हो। तो ये क्या होती है? हमारे पास लीनियर इम्पीडेंस होती है। अब हमारा दूसरा आता है बाइलेटरल इम्पीडेंस। बाइलेटरल इम्पीडेंस या द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है? बाइलेटरल इम्पीडेंस वो इम्पीडेंस होती है जिसमें धारा की दिशा बदल जाने पर प्रतिबाधा का मान ना बदले। मतलब अगर हम किसी भी परिपथ में धारा की डायरेक्शन को बदल दें, धारा की डायरेक्शन कब बदलेंगे? जब हम बैटरी के टर्मिनल्स को बदल देंगे, है ना? तो तब धारा की दिशा बदल जाएगी। तो जब हम धारा की दिशा बदल दें, जब भी प्रतिबाधा का मान ना बदले, तो वो क्या कहलाएगी? बाइलेटरल इम्पीडेंस कहलाएगी, या फिर द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाएगी। पिछले लेक्चर में देखा था कि जो लीनियर इम्पीडेंसेस होती है वो किस किस के अंदर पाई जाती है। वो कैपेसिटर के अंदर होती है, रेजिस्टेंस के अंदर होती है, और इंडक्टर के अंदर भी होती है। ठीक है। जो ये बाइलेटरल जो इम्पीडेंसेस होती है वो किस किस के अंदर होती है? मेनली ट्रांजिस्टर के अंदर होती है, और डायोड के अंदर होती है, ट्रायोड के अंदर होती है। ट्रायोड भी एक तरह से 3 टर्मिनल युक्ति है, तो इसका हम ट्रांजिस्टर से ही ले सकते हैं। इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, लेकिन दोनों की कार्यविधि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन समझने के लिए हम ट्रायोड को, थोड़ा सा नया शब्द है, ट्रायोड को हम ट्रांजिस्टर के रूप में ही समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? बायलेटरल इम्पीडेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें, ये डेफिनेशन का ही सेक्शन चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डेफिनेशन ही है, समझने का थोड़ा कम है। ठीक है, तो इसमें हम देखें, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में भी बताएंगे। द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज सेम। कब सेम होगी? आफ्टर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना? अभी तो बताया तो सही, आपकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर प्रतिबाधा का मान ना बदले, तो वो क्या होगी? बायलेटरल इम्पीडेंस होगी। आफ्टर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इन द इम्पीडेंस then this type of impedance is called bilateral impedance। समझ में आया? मतलब कि अगर हम धारा की दिशा बदल दें तब भी जो इम्पीडेंस है उसका मान ना बदले, या जो प्रतिबाधा है उसका मान ना बदले, तो वो हमारे पास क्या होगा? बायलेटरल इम्पीडेंस कहलाता है। ठीक है, बायलेटरल इम्पीडेंस के एग्जांपल्स हम देखें तो जैसे एग्जांपल, जैसे किस किस के अंदर होता है ये इम्पीडेंस? इम्पीडेंस ऑफ डायोड, ट्रायोड, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? चलो ये बताओ।
सेमीकंडक्टर वो अवस्था होती है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की अवस्था होती है। मतलब एट नॉर्मल टेम्परेचर तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और जब उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो थोड़ा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सभी सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैव बायलैटरल इम्पीडेंस। जब हम इसमें जो बायलैटरल इम्पीडेंस होता है, इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में जब ग्राफ देखेंगे तो वो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, वो किसी न किसी कर्व में प्राप्त होगी। जबकि लीनियर इम्पीडेंस के अंदर जो वो कर्व होता था वो ओम के नियम की तरह हमें कुछ ऐसा कुछ प्राप्त होता था कि जो वो विभव पतन है और जो करंट जो धारा है उसके बीच में जो ग्राफ वो एक दूसरे के म्यूचुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे उसमें, तो लीनियर इम्पीडेंस में तो। लेकिन बायलैटरल इम्पीडेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये डायोड ट्रायोड सभी इसके एग्जांपल्स वगैरह हैं, ये थोड़ा सा देख लेना आप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सोर्स। डेफिनेशन है हमारी नेक्स्ट, सोर्स माने स्रोत। स्रोत क्या होता है? जनरली अगर देखें, विदाउट भी साइंस देखें, तो सोर्स वो होता है जहाँ से हमें कोई भी चीज़ उपलब्ध होती है, कोई भी चीज़ उपलब्ध होती है। और अगर हम सेकेंड ईयर में बात करें तो हम दो तरह के सोर्सेज पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे वोल्टेज सोर्स और दूसरा हम पढ़ेंगे करंट सोर्स। ठीक है। सोर्स में भी हमें क्या होता है, सोर्स मतलब कि एक तरह से हम बैटरी लें तो जिस नेटवर्क के अंदर बैटरी जुड़ी होती है तो वो तो कैसा कहलाता है, एक्टिव नेटवर्क सोर्स कहलाता है, एक्टिव सोर्स नेटवर्क कहलाता है। और जिसके अंदर बैटरी ही नहीं होती तो उसका बेचारे का कैसा होता है, वो होता है एक तरह से पैसिव सोर्स, मतलब कि निष्क्रिय स्रोत जिसमें बैटरी ही ना हो। और जिसमें बैटरी हो वो क्या कहलाता है, सक्रिय जाल। जिस नेटवर्क के अंदर बैटरी होती है वो सक्रिय जाल कहलाती है। ये सभी चीज़ें पड़ी हुई हैं अपनी, तो हम इसमें लिखेंगे these are two types of source, these are two type of sources। पहला होता है हमारे पास वोल्टेज सोर्स या वोल्टा स्रोत, दूसरा हमारे पास होता है करंट सोर्स या धारा स्रोत। ठीक है, दो तरह के होते हैं। पहला हम देखेंगे वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स या वोल्टता स्रोत। वोल्टता स्रोत क्या होता है कि वोल्टता स्रोत जहाँ से हमें वोल्टता मिलती है, जनरली हम उसी को तो वोल्टेज सोर्स कहेंगे। इसमें हमें दो टाइप होते हैं हमारे पास। पहला होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड सेकंड टाइप इज रियल वोल्टेज सोर्स। देखिए, आप लोगों को पता है कि वास्तव में आइडियल एक शब्द ही इमेजिनरी शब्द है। ठीक है, हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई इन्वेंशन साइंटिस्ट करते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि हम आइडियल करेंगे, लेकिन आइडियल कोई भी चीज़ होती नहीं है। जैसे सबसे एक सीधा एग्जांपल हम कोई मशीन का ही ले लें कि हमारे पास कोई मशीन है। ठीक है, ये 10 जूल काम कर रही है, कोई मशीन है हमारे पास, ये 10 जूल इसकी क्षमता है कि ये 10 जूल काम कर रही है। ठीक है, कब कर रही है? जब इसके ऊपर 50 रेजिस्टेंस 50 प्रतिरोध का कुछ इस पर भार है जिसका मान है 50। ठीक है, अगर हम इस बाह्य लोड को 50 से बढ़कर हम 100 कर दें, तब भी अगर ये 10 जूल काम करे, 100 कर दें या 1000 कर दें, तो तब भी अगर ये 10 जूल काम करे तो ये आइडियल है। लेकिन वास्तव में इस पे जब बाह्य लोड का मान बढ़ता है, एक्सटर्नल लोड जब हम बढ़ाते हैं,
तो इसकी क्षमता, इसकी कैपेसिटी पर भी फ़र्क पड़ता है, 101% पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी स्रोत एक्चुअली में आइडियल नहीं होता, आइडियल स्रोत एकमात्र कल्पना होती है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स के अंदर भी हम दो तरह के सोर्स देखेंगे। पहला हम देखेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स या आदर्श वोल्ट का स्रोत, और दूसरा हम देखेंगे कि रियल वोल्टेज सोर्स। सेकंड टाइप इज रियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अदर जैसे हम एक एग्जांपल लें कि फ़ोन की बैटरी, फ़ोन तो आप सभी यूज़ करते हैं, ऑनलाइन क्लास भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ़ोन से ही देख रहे होंगे। तो जो फ़ोन होता है, फ़ोन की जो बैटरी होती है, जब हम उसको 100% या जितनी भी हमें चार्ज होती है, तो क्या वो अपना पूरा का पूरा दे देती है, अपना योगदान पूरा का पूरा फ़ोन को आउटपुट में दे देती है क्या? नहीं देती, क्योंकि सम ऑफ इम्पीडेंस आर अलाउड ऑन दिस बैटरी, या सम एरर इज अकर्ड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, और ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिशन डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से हम मोबाइल बैटरी का एग्जांपल ले सकते हैं। और ये वास्तव में वोल्टेज सोर्स ही है, लेकिन एक रियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है बैटरी कभी भी, फ़ोन की बैटरी की बात करें तो हम डेफिनेशन देखेंगे किसकी, आइडियल वोल्टेज सोर्स की। आइडियल वोल्टेज सोर्स की हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, इफ इंटरनल इम्पीडेंस, इंटरनल इम्पीडेंस मतलब आंतरिक प्रतिबाधा, ये दोनों लैंग्वेज में लिखना थोड़ा सा हार्ड होगा, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिखना थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, इम्पीडेंस इज एब्सेंट, is absent in the voltage source. Then that is called ideal voltage source. कह रहा है कि अगर किसी वोल्ट का स्रोत के अंदर लीनियर इम्पीडेंस मतलब आंतरिक प्रतिबाधा ही ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, आदर्श वोल्ट का स्रोत कहलाता है। आंतरिक प्रतिबाधा ही ना हो मतलब कि अगर हम बैटरी की बात करें, इन्वर्टर बैटरी की हम बात करें, तो उसके अंदर जो टर्मिनल्स होते हैं, उन जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर, वो एक तरह से ग्रेफाइट ही ना हो, ओनली सॉल्यूशन हो, तो क्या बैटरी काम करेगी? बैटरी काम ही नहीं करेगी। तो इस प्रकार से आइडियल वोल्ट का स्रोत एकमात्र कल्पना है, इसका कोई वास्तव में अस्तित्व नहीं है, लेकिन कोशिश की जाती है कि जो भी हम इन्वेंशन करें वो एक तरह से आइडियल हो, वो अपना 100% किसी भी काम को दे। ठीक है, इसको हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल लोड की हम अगर वो बढ़ा दें, एक्सटर्नल लोड बढ़ा दें किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसका जो वोल्टेज है वो एक तरह से इनवेरिएंट होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज देना चाहिए। मैंने अभी बताया ना कि अगर कोई मशीन है उस पर जो 10 जूल काम कर रही है, कब, जब उस पर एक्सटर्नल लोड का मान कितना है 50, अगर हम उस पर एक्सटर्नल लोड का मान 100 कर दें, तो अगर वो तब भी 10 जूल ही काम करे, तो वो क्या होता है, हमारे पास एक तरह से आइडियल हो जाएगी वो चीज़ें, है ना। तो हम इसकी सेकंड डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन हम देखें तो दैट मीन्स लिख देंगे, इफ फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल लोड,
एक्सटर्नल लोड voltage at voltage source, voltage source is invariant, is invariant या कहें तो constant, is invariant, that is called ideal voltage source. दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में अगर आप एक को भी ध्यान से पढ़ लोगे तो दूसरा भी आपको आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो वोल्टेज सोर्स है वो कैसा रहे, इन्वेरिएंट रहे, कांस्टेंट रहे, उसका हम क्या कहेंगे, या स्थिर रहे, उसका हम कहेंगे कि ये आइडियल वोल्टेज का सोर्स है। बट every voltage source has, क्या होती है, सभी के पास अपनी इंटरनल इम्पीडेंस होती है, आंतरिक प्रतिबाधा सबके पास होती है, इंटरनल इम्पीडेंस, ठीक है। देन दैट इज कनेक्टेड। और जो एक बात हमेशा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है इस वाले टॉपिक की, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो लीनियर इम्पीडेंस होती है वो डेट इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज, ओके, डेट इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज, किसके साथ, विद वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज। इम्पोर्टेंट है कि जो लीनियर इम्पोर्टेंस जो होती है, उसकी जो इंटरनल इम्पीडेंस होती है वो हमेशा उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होती है, ठीक है, किसके साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ। आगे हम लिखेंगे ड्यू टू दिस, इसके कारण, दिस वैल्यू, दिस द वैल्यू of voltage at voltage source क्या होगा, जब एक्सटर्नल लोड हमारे पास होगा, इंटरनल इम्पीडेंस होगी, तो मतलब एक्सटर्नल लोड ही एक तरह से, तो उससे हमारी जो वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वोल्टेज सोर्स के ऊपर, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, वोल्टेज सोर्स चेंज with the external load, external load. This type of voltage source is called, this type of voltage source is called external voltage source, या नो सॉरी, रियल वोल्टेज सोर्स। ये एक्सटर्नल ध्यान में आ गया, इंटरनल की जगह रियल वोल्टेज सोर्स। समझ में आया कि मतलब जब भी कि सभी वोल्टेज सोर्स के अंदर लीनियर इम्पीडेंस जो होती है, और उस लीनियर इम्पीडेंस के अंदर जो हमारा एक्सटर्नल लोड का जब हम मान बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो वोल्टेज सोर्स के अंदर भी विक्षेप होगा, डिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। तो वो हमारा वोल्टेज सोर्स क्या कहलाता है, रियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है, आदर्श वोल्ट का स्रोत कहलाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है करंट सोर्स या धारा स्रोत।
धारा स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, आदर्श धारा स्रोत और वास्तविक धारा स्रोत। आदर्श धारा स्रोत क्या होता है, इसमें एक ही लाइन इम्पोर्टेंट है, वो है कि इसके अंदर जो अनंत मान का प्रतिरोध होता है वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है, आदर्श धारा स्रोत। लेकिन आदर्श धारा स्रोत एक तरह से हाइपोथेसिस है, मतलब कि एक परिकल्पना है, वास्तव में आदर्श धारा स्रोत नहीं होता है। जैसे हम जनरेटर की बात करें, हम शादी वगैरह में या और कहीं किसी पार्टी में जनरेटर यूज़ करते हैं, तो जितनी लाइट हमें चाहिए होती है हम उस हिसाब से उसको वोल्टेज सेट करते हैं। अगर हम लाइट का मान बढ़ा दें, उसमें एक्सटर्नल लोड बढ़ा दें, तो जनरेटर पर भी तो लोड पड़ेगा ना, पड़ेगा ना। तो वो एक तरह से रियल करंट सोर्स है। वो आइडियल होता तो उस पर लोड चाहे हम कितना भी यूज़ करें, लोड कुछ भी चलाएं, वो तो अपना फिक्स ही रहता, ज़्यादा ऑयल वगैरह ज़्यादा नहीं खाता वो। तो वो जब आइडियल होता, ठीक है। और इसी प्रकार से हम गैसेस की बात करें तो हम कई प्रकार की गैसेस पढ़ते हैं, जैसे वंडरवॉल गैस पढ़ते हैं, रियल गैस पढ़ते हैं, आइडियल गैस पढ़ते हैं। तो जब हम रियल और आइडियल की कंपेयर करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो रियल गैसेस फॉलो नहीं करती, तो उस हिसाब से हम कह देते हैं कि आइडियल गैस नहीं होती, कोई भी नहीं होती आइडियल गैस तो, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये लाइन, लिखिएगा कि इफ़ रेजिस्टेंस, ये लास्ट ही मतलब लेक्चर है इसका, डेफिनेशन वाले चैप्टर का। कल से तो हम इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को, किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे कल से हम। लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू इज कनेक्टेड, और पढ़ लिया करो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं वैसे भी, कनेक्टेड इन पैरेलल टू दी, किसके पैरेलल, करंट सोर्स के पैरेलल, करंट सोर्स। और उसमें क्या था, सीरीज में था, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में, करंट सोर्स के पैरेलल में इनफाइनाइट वैल्यू का रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। देन that source is said to be, that source is said to be कैसा, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। और अगर ये जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है ये हमेशा पैरेलल में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। और अगर ये जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है ये अगर इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट वैल्यू का तो हो, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, रियल करंट सोर्स हो जाएगा। लिख लेंगे जल्दी से, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। बट द कनेक्टेड रेजिस्टेंस इज पैरेलल इज, कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट मतलब परिमित होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, देन करंट सोर्स इज नोन एज रियल करंट सोर्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या था कि जब हम एक इनफाइनाइट वैल्यू का रेजिस्टेंस किसी भी करंट सोर्स के पैरेलल सीरीज में जोड़ देते हैं तो हमारा होता है आइडियल करंट सोर्स, और जब एक फाइनाइट वैल्यू का जोड़ते हैं तो वो हमारा होता है रियल करंट सोर्स। कब होता है रियल, जब हमारे पास फाइनाइट वैल्यू का रेजिस्टेंस हो। ये सभी जो अंडरलाइन है इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर क्या, एक तरह से एक पार्ट कंप्लीट हो गया जो डेफिनेशन वाला पार्ट था। कल से हम थोड़ा सा फिजिक्स आएगी कल से अच्छी सी, किरचॉफ के नियम आएंगे कल, उनका हम डराइव भी करेंगे, तो आगे मज़ा आएगा। लूप एनालिसिस करेंगे, फिर आगे नोड एनालिसिस करेंगे,
फिर थ्योरम्स आएंगी जो कि डायरेक्ट ही पेपर में नाम से ही पूछे जाएंगी, ठीक है। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।